Okay, students, in today's video, we will discuss Unit 2nd of Object-Oriented Programming. Your subject name is Object-Oriented Programming, 3rd CS4, and today we will discuss Unit 2. यूनिट सेकंड के अंदर जो हम लोग को पढ़ना है, सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशंस, इनलाइन फंक्शन, कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर, फ्रेंड फंक्शन एंड क्लास, एंड देन दिस पॉइंटर. नाउ कम टू द टॉपिक डायनेमिक मेमोरी एलोकेशंस. डायनेमिक मेमोरी एलोकेशंस के अंदर क्या होता है? सबसे पहली बात, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन. डायनेमिक, बिफोर द स्टार्ट दिस टॉपिक वी हैव टू प्री नॉलेज अबाउट द पॉइंटर्स. पॉइंटर के विषय में हम लोगों को थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए कि पॉइंटर क्या होता है. और पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि मेमोरी जो मैनेजमेंट होता है, सी प्लस प्लस के अंदर जो मेमोरी मैनेजमेंट होता है, और वो किस किस तरीके से मेमोरी मैनेजमेंट होते हैं. बेसिकली जो आपका टॉपिक है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, दैट इज रिलेटेड विद द मेमोरी मैनेजमेंट, हाउ टू मैनेज योर मेमोरी एट द रन टाइम. So basically there are two type of the management of the memory. First one is the static and the second one is the dynamic memory management. In static memory management, जो मेमोरी हम लोग प्रोग्राम्स को रन करने के पहले एलोकेट कर देते हैं किसी वेरिएबल को, मतलब बिफोर द कंपाइलेशन. आप जब प्रोग्राम बना रहे हो और आपने एक वेरिएबल बना लिया इंट ए, और ए इक्वल टू आपने कुछ भी वैल्यू डाल दिया, तो जो ए वेरिएबल आपका बना वो अपने साइज के अकॉर्डिंग मेमोरी को ऑक्यूपाई कर लेगा. और ये ऑक्यूपिकेशन उसका तब तक चलेगा, तब तक ऑक्यूपाई करके रखेगा ये मेमोरी को, जब तक ये पूरा प्रोग्राम आपका टर्मिनेट ना हो जाए. ऑन द अदर हैंड, जब हम लोग बात करते हैं डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का, तो उस केस में क्या होता है कि आप जब मेमोरी एलोकेट करते हो तो आपका प्रोग्राम उस समय रन कर रहा होता है, मतलब यू आर एलोकेटिंग योर मेमोरी एट द रन टाइम. और जैसे ही आपका मेमोरी का वर्क कंप्लीट हो जाता है, देन यू फ्री दैट मेमोरी स्पेस दैट इज ऑक्यूपाइड बाय द दैट वेरिएबल. और स्टैटिक में क्या होता है कि जैसे ही आपका प्रोग्राम कंपाइल किया और जब तक आपका प्रोग्राम टर्मिनेट ना हो जाए, तब तक आपका मेमोरी जो है वो ऑक्यूपाई होता है. तो सबसे पहला जो एडवांटेज होता है डायनेमिक मेमोरी लोकेशन के अंदर, वो ये एडवांटेज होता है. जो मेमोरी मैनेजमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं कि मेमोरी मैनेजमेंट क्या है, किस तरीके से मेमोरी को मैनेज किया जाता है, तो मेमोरी मैनेजमेंट करने के लिए सबसे पहले आता है आपका स्टैटिक मेमोरी. एक मिनट. सबसे पहले आता है आपका स्टैटिक मेमोरी, डायनामिक मेमोरी. स्टैटिक मेमोरी के अंदर क्या होता है, अंटिल नाउ वी हैव ओनली लर्नड अबाउट द स्टैटिक मेमोरी. मतलब अभी तक जो आपने पढ़ा है, हम लोगों ने जो भी पढ़ा है, वो सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक मेमोरी के विषय में पढ़ा है. और मेमोरी इज एलोकेटेड एट द कंपाइलेशन टाइम, मतलब कंपाइल के टाइम, कंपाइल करने के पहले जो है ना मेमोरी को एलोकेट कर देते हैं. मतलब जब हम प्रोग्राम बना रहे होते हैं उसी समय हम मेमोरी को एलोकेट कर देते हैं, और जैसे ही प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं हमारा मेमोरी जो है वो एलोकेट हो जाता है. Declaration of the large memory variables like array must be determined before the program is compiled, right? तो ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि आप मान लो कि प्रोग्राम को एरे बनाना है आपको, और आपको कितने, फॉर एग्जांपल अगर आपको स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन को स्टोर कराना है, तो हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन विल बी स्टोर्ड इन योर वेरिएबल्स. तो ये चीज़ आपको पहले ही पता लगाना पड़ता है बिफोर द कंपाइल ऑफ द प्रोग्राम. मतलब प्रोग्राम जब आप बना रहे होते हैं उसी समय आपको इस चीज़ का पता लगाना पड़ता है. एक मिनट. तो मैं बता रहा था कि जो स्टैटिक मेमोरी है अपना, स्टैटिक मेमोरी के अंदर, स्टैटिक मेमोरी के अंदर हम लोगों को पहले से पता होना चाहिए कि एरे का साइज क्या है और किस तरीके से उसके अंदर का मतलब कितने मेंबर्स स्टोर कराना है, और हम लोग साइज एलोकेट कर देते हैं. यहीं अगर वो रन टाइम में अगर मान लो साइज में कुछ चेंज हो जाता है कि मतलब अगर आप 10 स्टूडेंट का एरे डिक्लेयर कर रखे हो, या फिर आपको पता नहीं है कि कितने एरे, कितने वेरिएबल्स उसके अंदर स्टोर होंगे या क्या मैक्सिमम साइज होगा, तो वो हमारा जो मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाइड हो जाता है वो हमारा वेस्ट चला जाता है. इस वेस्ट को, वेस्ट मेमोरी को इस तरीके से वेस्ट ना हो, इसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं यूजिंग डायनामिक मेमोरी लोकेशन.
और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है कि जब आपका प्रोग्राम रन कर रहा होता है, प्रोग्राम आर इज एग्जीक्यूशन स्टेट, उस समय हम लोग जो है मेमोरी को एलोकेट करते हैं। जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, दिस इज द मेमोरी एलोकेशन। फर्स्ट वन इज द स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन एंड द सेकेंड वन इज द डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन के टाइम पे हम किस तरीके से यूज करें, जैसे यहाँ पे 200 जो एरे हम लोग बना रहे हैं ए, इसका साइज है 200, और इसका जो हम लोग पॉइंटर बना रहे हैं ए, ये इस तरीके से। इसको हम लोग क्या आफ्टर कंप्लीटेशन, मतलब जैसे हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाए तो हम लोग इसको क्या फ्री नहीं कर सकते, या फिर इस वेरिएबल ए का जब यूज हो जाए तो हम लोग इसको फ्री करना चाहते हैं तब ये फ्री नहीं होगा, उस समय हम लोग इसको फ्री नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन अगर आप डायनामिक मेमोरी लोकेशन यूज कर रहे हैं और यहाँ पे आपने कोई एक पॉइंटर बना लिया है, एरे बना लिया है 200 एलिमेंट्स का, और जैसे इसका काम कंप्लीट हो जाए आप इसको फ्री करना चाहते हो तो आप फ्री कर सकते हो। तो ये कुछ सिंटैक्स होता है। स्टैटिक मेमोरी अगर आपको करना है तो इसके लिए सिंटैक्स क्या होता है, वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए आपने यहाँ पे डाटा टाइप लिखा, वेरिएबल नेम, एंड अगर आपको साइज देना है देन साइज, अदरवाइज ओके। अगर डायनेमिक करना है तो उसका सिंटैक्स क्या हो जाता है, डाटा टाइप और पॉइंटर वेरिएबल इक्वल टू न्यू। तो यहाँ न्यू ऑपरेटर हम लोग यूज करते हैं। न्यू बेसिकली रन टाइम मेमोरी एलोकेट करने के लिए यूज किया जाता है, मतलब जब तक ये प्रोग्राम रन नहीं करेगा तब तक इस पॉइंटर वेरिएबल के लिए मेमोरी जो है एलोकेट नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले तो आपने ए को मेमोरी एलोकेट किया, उसके बाद फिर आपने एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया, फिर पॉइंटर के अंदर ए का रेफरेंस यहाँ पे डाल रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट पॉइंटर के ऊपर काम करते हैं। और अगर आपको इस पॉइंटर को ड्यूरिंग द प्रोग्राम, जब आपका प्रोग्राम रन कर रहा होता है उस समय अगर आपको इसको कैंसिल करना है तो आप यहाँ से इजीली इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये इसका बेनिफिट होता है। अब हम लोग देखेंगे कि मेमोरी जो है वो प्रोग्राम्स के अंदर कैसे किस तरीके से काम कर रहा है। तो आप देखो सबसे पहले यहाँ मैन प्रोग्राम्स है जो कि प्रोग्राम मेमोरी होता है। ये स्टैंडर्ड फंक्शन होते हैं जिसको हम लोग लाइब्रेरी फंक्शन कहते हैं। ग्लोबल फंक्शन होते हैं। यहाँ पे प्रोग्राम हीप है जो कि आपका डायनामिक मेमोरी यहाँ पे काम कर रहा होता है। ये सिस्टम स्टैक होता है, मतलब अगर आप कोई प्रोग्राम बना रहे होते हो तो ये पूरा आपका कंप्लीट यहाँ पे इस तरीके से प्रोग्राम बना हुआ है। उस प्रोग्राम का मेमोरी किस तरह से मैनेज किया जा रहा है। यहाँ पे मेन प्रोग्राम का मेमोरी है, यहाँ पे स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है जो प्री डिफाइंड, हम लोग जैसे प्रिंट ऐप, स्कैन ऐप ये सब यूज कर रहे हैं, वो सारा प्रोग्राम्स हैं। यहाँ पे ग्लोबल मेमोरी एलोकेशन होते हैं। यहाँ पे सिस्टम स्टैक के फॉर्म में मेमोरी एलोकेट कर रहा है, और दिस इज द डायनामिक मेमोरी प्रोग्रामिंग हीप, ये मेमोरी का सेक्शन होता है। ठीक है, अब हम लोग अगर बात करते हैं स्टैटिक वर्सेस डायनामिक मेमोरी का, कि स्टैटिक वर्सेस डायनामिक ऑब्जेक्ट का, कि स्टैटिक ऑब्जेक्ट क्या होता है और डायनामिक ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो स्टैटिक ऑब्जेक्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो स्टैटिक ऑब्जेक्ट क्या होता है, मेमोरी इज एक्वायर्ड ऑटोमेटिकली। मेमोरी जो है वो ऑटोमेटिकली एक्वायर्ड कर लिया जाता है, मेमोरी ऑटोमेटिकली एक्वायर्ड कर लिया जाता है। और मेमोरी इज रिटर्न, और इसका दूसरा क्या होता है, मेमोरी इज रिटर्न ऑटोमेटिकली व्हेन ऑब्जेक्ट गोज आउट ऑफ स्कोप। मतलब आउट ऑफ स्कोप जैसे जाता है, आउट ऑफ स्कोप कहने का मतलब होता है, स्कोप कहने का मतलब होता है कुछ इस तरीके से, जैसे कि आपने ये बनाया और ये करली ब्रैकेट दे दिया, यहाँ पे करली ब्रैकेट दे दिया, कोई भी फंक्शन बनाया, बेसिकली यहाँ पे कोई भी फंक्शन बना लिया, वॉइड टेस्ट फंक्शन आपने बना लिया, और इस फंक्शन में हम लोग स्कोप की बात करें तो ये करली ब्रैकेट जो होता है, इस करली ब्रैकेट से इस करली ब्रैकेट तक, दैट दिस इज द स्कोप इस टेस्ट फंक्शन का स्कोप है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि मेमोरी इज रिटर्न ऑटोमेटिकली व्हेन द ऑब्जेक्ट गोज आउट ऑफ स्कोप। तो जैसे इसका ऑब्जेक्ट का जो स्कोप है इस स्कोप से बाहर जैसे जाएगा तो ये क्या होता है, मेमोरी जो है फ्री हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, डायनेमिक मेमोरी इज एक्वायर्ड बाय द प्रोग्राम विथ एन एलोकेशन रिक्वेस्ट। मतलब यहाँ पे अगर जो मेमोरी को ऑक्यूपाई करना है, एलोकेट करना है, तो उसके लिए एक रिक्वेस्ट करना होता है, और जो रिक्वेस्ट हम लोग करते हैं दैट इज डन बाय न्यू ऑपरेटर का यूज करके। ठीक है, फिर क्या होता है, जो डायनामिक ऑब्जेक्ट कैन बी एग्जिस्ट बियॉन्ड द फंक्शन इन विच दे वेर एलोकेटेड। मतलब जिस फंक्शन के अंदर ये एलोकेट किया गया है, जैसे अभी हमने देखा टेस्ट फंक्शन था, उसके अंदर अगर एलोकेट किया गया है तो उसके बाहर भी उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि ऑब्जेक्ट मेमोरी इज रिटर्न बाय द डी एलोकेशन रिक्वेस्ट। जो ऑब्जेक्ट को आपने मेमोरी एलोकेट किया है उस ऑब्जेक्ट को आप मेमोरी को डी एलोकेट भी
कर सकते हो। तो ये स्टैटिक ऑब्जेक्ट और डायनेमिक ऑब्जेक्ट के बीच में एक सिंपल सा डिफरेंस है। जैसे यहाँ पे आपने यूज किया डायनेमिक मेमोरी के अंदर C++ के अंदर न्यू कीवर्ड का यूज किया, आपने लिखा न्यू और टाइप लिख दिया, तो यहाँ पे आप एलोकेट कर रहे हैं साइज ऑफ द टाइप। और अगर आप यहाँ पे न्यू टाइप और साइज, तो एलोकेटेड एन एरे, मतलब अगर आप एरे को यूज, अगर आप मान लो नॉर्मल वेरिएबल यूज करना चाहते हो तो न्यू इंट लिख दिया, तो दैट इज ठीक है। अगर आपको मान लो ब्लॉक ऑफ मेमोरी एलोकेट करना है तो न्यू टाइप और उसके बाद उसका साइज। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे समझ सकते हैं, जैसे कि अगर आपको इंटीजर है स्टार p आपने लिख दिया, तो ये पॉइंटर वेरिएबल बन गया आपका। फिर आपने लिखा p इक्वल टू न्यू इंट और इसमें आपने इसका साइज दे दिया 1000। तो यहाँ पे किस तरीके से काम हो रहा है, ये जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है और यहाँ पे डायनेमिक मेमोरी को मैनेज किया जा रहा है। तो ये जो लाइन है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम से के कुछ सेगमेंट से जो है मेमोरी को एलोकेट करने के लिए कह रहा है, और कितने मेमोरी को एलोकेट करना है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो आपने साइज दिया है वो दिया है 1000। और हम लोग बात करते हैं इंटीजर का मेमोरी रिक्वायर का, तो इंटीजर जो होते हैं स्टैंडर्ड जो देखा जाता है, इंटीजर को 4 बाइट मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज देयर आर 3 टाइप ऑफ द इंटीजर। जो सबसे पहला इंटीजर होता है आपका, वो एक तो शॉर्ट इंट हो गया, इंट हो गया जो कि 2 बाइट लेता है, उसके बाद लॉन्ग इंट हो गया जो कि 4 बाइट लेता है। तो नॉर्मली देखा जाता है इंटीजर जो होता है वो 4 बाइट मेमोरी स्पेस यहाँ पे यूज कर रहा है। तो 1000 मल्टीप्लाई बाई 4 मतलब 4000 बाइट, मतलब ये ऑपरेटिंग सिस्टम से रिक्वेस्ट कर रहा होता है 4000 बाइट को ऑक्यूपाई करने का यहाँ पे, ठीक है। और ऑपरेटिंग सिस्टम इसको एड्रेस को रिटर्न करता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे न्यू के थ्रू हम लोग किस तरह से मेमोरी को एलोकेट करते हैं। तो यहाँ इससे पहले एक डायग्राम की, इस डायग्राम की बात करें, जैसे कि ये डायग्राम है, आपको ये पता है कि ना द लार्ज कंप्यूटर मेमोरी आर डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ सेल्स। जो लार्ज कंप्यूटर मेमोरी होते हैं दे आर डिवाइडेड नंबर इन ऑफ सेल्स एंड ईच सेल हैज़ ए फिक्स्ड साइज ऑफ 1 बाइट। जितने भी सेल होते हैं उनके जो साइज होते हैं वो क्या होता है, फिक्स होता है 1 बाइट का। तो न्यू के थ्रू हम लोग मेमोरी को किस तरह से एलोकेट करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपने बनाया है इंट स्टार p, एक पॉइंटर बनाया और इस p को हम लोग मेमोरी एलोकेट करेंगे, p इक्वल टू न्यू इंट 7। तो जो सिंटेक्स था यहाँ पे, जो प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा था, इसका सिंटेक्स था कि यहाँ पे टाइप, किस टाइप का मेमोरी एलोकेट करना है आपको, इंटीजर टाइप का, कैरेक्टर टाइप का, फ्लोट टाइप का, तो वो टाइप यहाँ पे लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने टाइप लिखा, इंट टाइप का चाहिए और कितने मेमोरी चाहिए, 7, मतलब 7 दैट इज मल्टीप्लाई, ये ऑपरेटिंग सिस्टम को रिक्वेस्ट करेगा 7 मल्टीप्लाई बाई 4 मतलब 28 बाइट्स लॉन्ग मेमोरी स्पेस के लिए ये रिक्वेस्ट करेगा। और ये किस तरीके से काम करेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 बाइट यहाँ पे इस तरह से मेमोरी को एलोकेट कर दिया जाएगा यहाँ पे। अब क्या होता है कि अगर आपको रिक्वेस्ट करना है अनयूज्ड मेमोरी फ्रॉम द ऑपरेटिंग सिस्टम की, जो मेमोरी जैसे क्या होता है नॉर्मली कि अगर आपको पता नहीं कि हाउ मैनी कैरेक्टर विल बी इन द नेम ऑफ एनी स्टूडेंट्स, मान लो आपको स्टूडेंट्स का नाम स्टोर करवाना है और आपको पता नहीं है, किसी का नाम रवि है तो दैट इज़ टेकन ओनली 4 बाइट, और जैसे मेरा ही नाम है इंद्रजीत सिन्हा, तो मेरा नाम है इंद्रजीत सिन्हा, तो ये 4 बाइट से ज़्यादा ले रहा है, तो यहाँ पे क्या कुछ फिक्स नहीं है कि हाउ मेनी बाइट्स, तो वहाँ पे हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, साइज दे देते हैं 100, कि ठीक है नाम जो होगा वो 100 बाइट से तो कम ही होगा, मतलब 100 कैरेक्टर से तो कम ही होगा। तो वहाँ पे हमारा जो मेमोरी होता है, अगर मान लो किसी ने अपना नाम डाला रवि दैट इज़ 4, तो बाकी का जो 96 बाइट होता है वो 96 बाइट अनयूज्ड हो जाते हैं, बेकार चले जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अगर न्यू ऑपरेटर का यूज करते हैं और डायनेमिक मेमोरी करते हैं, तो हम लोग उस फ्री मेमोरी को भी हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे काम हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे है सी आउट हाउ मैनी स्टूडेंट्स, सी इन आपने किया एन, इंटीजर ग्रेड्स, ग्रेड्स आपको कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे आपने इंटीजर ग्रेड बनाया इक्वल टू न्यू इंट एन। अब कितने स्टूडेंट्स के लिए, तो जो ये तो इसका सिंटेक्स हो गया, यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स के लिए, तो सिंटेक्स के अकॉर्डिंग आपने लिख दिया। और यहाँ पे ग्रेड कैलकुलेट करना है, तो आपने यहाँ पे क्या किया कि
ग्रेड एक पॉइंटर बना लिया और उसका मेमोरी लोकेट करवा रहे हो, इंटीजर टाइप का मेमोरी लोकेट करवा रहे हो, और कितना बाइट उसके अंदर डाल रहे हैं, कितने एलिमेंट्स के लिए। तो यहाँ पे आपने पहले ही पूछ लिया हाउ मेनी स्टूडेंट्स, एन। तो एन एलिमेंट हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं। अब ये एन कुछ भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। तो ये फुल डायनेमिक है, ये 2 भी कर सकते हो, 4 भी कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं, 25 भी कर सकते हैं, 100 भी कर सकते हैं। तो ग्रेड कैलकुलेट करने के उसके बाद एक फॉर लूप लगा लिए हम लोग यहाँ पे, इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन और आई प्लस प्लस। सी आउट इनपुट द ग्रेड फॉर द स्टूडेंट्स, आई प्लस वन पहला स्टूडेंट्स के लिए हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, सी इन ग्रेड्स, ग्रेड्स में हम लोग रीड कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या रीड कर सकते हैं प्रोग्राम्स में डायनामिक मेमोरी लोकेशन को। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे डिलीट कीवर्ड, जो कि ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंपॉर्टेंट रोल कैसे, कि जो आपने मेमोरी एलोकेट कर दिया है उस मेमोरी को फ्री करने के काम में ये आपका आता है डिलीट कीवर्ड। तो डिलीट करने का बड़ा सिंटेक्स क्या है इसका, डिलीट आपने लिखा और एड्रेस, मतलब जो भी आपका पॉइंटर है आपने उसको लिखा, वो आपका डिलीट कर देगा। कैसे करेगा डिलीट ये, आप कैसे डिलीट करेगा, तो उसके लिए आप देखो कि हम लोग को बस जैसे यहाँ पे आपने इंटीजर बनाया स्टार पी, पॉइंटर बनाया और पी को आपने मेमोरी एलोकेट कर दिया, पी इक्वल टू न्यू इन 1000 एलिमेंट्स के लिए आपने मेमोरी एलोकेट कर दिया, इंटीजर है तो 4000 बाइट यहाँ पे एलोकेट होगा। ये ऑपरेटिंग सिस्टम से रिक्वेस्ट करेगा, जो कि हमने अपनी प्रीवियस स्लाइड में देखा। अब आप इसको डिलीट करना चाहते हो, ये पी को जो मेमोरी स्पेस एलोकेट किया था इसको अगर आप डिलीट करना चाहते हो या फ्री करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको बस डिलीट कीवर्ड का यूज करना है और साइज, उसके बाद आप ये एलिमेंट्स और अपने पी लिख दिया। तो ये आपका जो है जो भी एलोकेटेड मेमोरी था वो आपका फ्री हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग डिलीट को यूज कर सकते हैं। अब फ्री अप डिक्लेरेशन मेमोरी को हम लोग किस तरह से फ्री कर सकते हैं, तो जैसे मान लो यहाँ पे आपने पीटीआर बना लिया, तो पहले क्या है, पीटीआर ये मेमोरी को यूज कर रहा था। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये आपने पीटीआर बना लिया, ये पीटीआर वेरिएबल है आपका पॉइंटर टाइप का, और ये इस मेमोरी लोकेशन को यूज कर रहा है। अब जैसे ही आपने डिलीट पीटीआर कमांड चलाया या डिलीट पीटीआर किया, डिलीट पीटीआर को फ्री कर दिया, तो अब पीटीआर जो है किसी भी मेमोरी को एलोकेट नहीं कर रहा होता है, जो कि इस कलर से, ग्रे कलर से आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो डिलीट जो है कुछ इस तरीके से काम करता है। अच्छा, अगर हम लोग बात करते हैं नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स की, मान लो कि अगर डिलीट पीटीआर जो है वो 200 इंटीजर वेरिएबल को एरे के फॉर्म में स्टोर कर रखा है, तो ये पीटीआर इस तरीके से मेमोरी को डिनोट कर रहा होता है। और जैसे ही आप लिखोगे डिलीट और साइज, उसके बाद पीटीआर आपने जैसे लिखा, तो ये इसको यहाँ पे क्या कर देगा, फ्री कर देगा इस तरीके से। तो अब बेसिकली डिलीट आपका जो है, डिलीट एक कीवर्ड होता है, डिलीट आपका एक कीवर्ड होता है, और इस कीवर्ड से जो भी एलोकेटेड मेमोरी होता है जिस वेरिएबल के लिए, उसको हम लोग फ्री कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जैसे एग्जांपल देख सकते हैं कि यहाँ पे आपने लिखा इंट स्टार पी इक्वल टू न्यू इंट, तो यहाँ पे पॉइंटर पी के लिए आपने इंटीजर, चूँकि यहाँ पे इंटीजर 4 बाइट है, तो 4 बाइट मेमोरी आपने एलोकेट कर दिया। अब जैसे ही आप इसको फ्री करना चाहते हो पी को, तो आप इसको डिलीट पी कर दोगे। तो अब पी जो है किसी भी मेमोरी स्पेस को, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसको डिनोट नहीं कर रहा है। तो ये वाला जो डायग्राम है, दिस इज फॉर वेरिएबल, एक वेरिएबल के लिए है, और ये नंबर ऑफ ब्लॉक्स के लिए है, कि नंबर ऑफ ब्लॉक के लिए। तो यहाँ पे आप देखोगे डिलीट, और ये आपने इस तरीके से, अगर आप ब्लॉक ऑफ मेमोरी को डिलीट करना चाहते हैं तो ब्लॉक ऑफ मेमोरी के लिए भी आपको बस सिंटेक्स में वहाँ पे नंबर ऑफ ब्लॉक साइज यहाँ पे देना होता है, थोड़ा सा चेंज है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि वाई डायनेमिक मेमोरी, क्यों हम लोग डायनेमिक मेमोरी यूज करें, व्हाट द पर्पस ऑफ डायनेमिक मेमोरी। तो डायनेमिक मेमोरी इज़ वेरी पावरफुल। आपने अभी देखा लास्ट प्रीवियस स्लाइड में जो हम लोगों ने डिस्कस किया, उसमें आपने देखा कि डायनेमिक मेमोरी के अंदर हम लोग जो होता है दैट इज़ वेरी पावरफुल, बहुत पावरफुल होता है। ठीक है, सी प्लस प्लस ट्रस्ट करता है प्रोग्रामर के ऊपर। कैसे, क्योंकि उसको जब आप डायनेमिक मेमोरी यूज करते हैं तो प्रोग्राम्स को ऐसा लगता है कि जो प्रोग्रामर है वो अपने मेमोरी को मैनेज कर सकता है, क्योंकि सी प्लस प्लस के अंदर मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक नहीं है। वाइल दिस गिव यू लॉट्स ऑफ कंट्रोल, इट इज़ ईजी टू मेक मिस्टेक, लॉट ऑफ कंट्रोल्स होते हैं। ठीक है, और फिर नेक्स्ट आपका डायनेमिक मेमोरी बग्स इज कॉमन इन लार्ज सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट।
है ना। अगर आप कोई लार्ज प्रोजेक्ट बना रहे हो C++ पे और वहाँ पे कुछ बग्स आते हैं तो दैट इज द कॉमन, राइट। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे डैंगलिंग पॉइंटर क्या होता है। तो डैंगलिंग पॉइंटर एक्चुअली टाइप ऑफ द पॉइंटर होता है और इसका कॉन्सेप्ट डायनामिक मेमोरी मैनेजमेंट के बाद ही आया कि अगर मान लो जैसे कि हम लोग बात करते हैं प्रीवियस स्लाइड में हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे क्या है आप देख रहे हो इस डायग्राम में कि अभी जो ये पॉइंटर है PTR ये इस मेमोरी को डिनोट कर रहा होता है, और जैसे ही आपने इसको डिलीट कर दिया तो ये जो पॉइंटर है अब इस नल मेमोरी स्पेस को मतलब रिप्रेजेंट करने लग गया, जो कि ऑलरेडी मेमोरी में डिलीट कर दिया गया। तो अब जो ये कंडीशन है, ये जो पॉइंटर जो ये इस कंडीशन में जो पॉइंटर यहाँ पे है, तो इस पॉइंटर को हम लोग कहते हैं डैंगलिंग पॉइंटर। इसको हम लोग कहते हैं डैंगलिंग पॉइंटर। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे P है, Q है, ये इंटीजर है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। आपने इस मेमोरी को डिलीट कर दिया, तो जैसे ही आपने इस मेमोरी को डिलीट किया तो ये जो है डैंगलिंग पॉइंटर कहलाने लग जाता है। इसको हम लोग कहते हैं डैंगलिंग पॉइंटर। C++ के अंदर मेमोरी लीक का भी एक कॉन्सेप्ट है कि मेमोरी लीक क्या होता है। तो बेसिकली क्या होता है, मेमोरी लीक हम लोग कब कहते हैं, जब हम लोग मेमोरी मैनेज अच्छे तरीके, चूँकि C++ के अंदर क्या होता है, खुद का मेमोरी मैनेजमेंट नहीं है। जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह से प्रोग्रामर के ऊपर होती है मेमोरी को मैनेज करने के लिए। तो जब प्रोग्रामर मेमोरी को मैनेज कर रहा होता है, जब प्रोग्रामर मेमोरी को मैनेज कर रहा होता है और उससे थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे कि मान लो कि डैंगलिंग पॉइंटर का सिचुएशन आ जाता है, या फिर मतलब इस तरह का अगर किसी तरह का सर्कमस्टांस आता है, कोई परिस्थिति आता है, तो उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं मेमोरी लीक। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो एक पॉइंटर है P है, और P जो है वो 1000 बाई एलिमेंट्स के लिए एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ से P। अब क्या हुआ कि आपने सॉरी 100 इंटीजर्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो ब्लॉक है दिस इज फॉर 100 इंटीजर, 100 इंटीजर के लिए ब्लॉक हुआ है। और यहाँ पे आपने एक बना लिया इंट ए बना लिया, और P इक्वल टू आपने लिख दिया एड्रेस ऑफ A। तो ये मिस्टेक है, प्रोग्रामर का मिस्टेक है, क्योंकि P जो पॉइंटर है वो तो यहाँ पे ऑलरेडी 100 एलिमेंट्स को, 100 इंटीजर को ये कंट्रोल कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, और साथ के साथ आपने इस P के अंदर क्या डाल दिया, एड्रेस ऑफ A। तो जैसे आप इसके अंदर एड्रेस ऑफ A डालोगे तो अभी जो ये P है यहाँ पे आप देख रहे हो, ये P अभी रिप्रेजेंट कर रहा है ये 100 इंटीजर्स को। ये इसको रिप्रेजेंट ना करके अब रिप्रेजेंट करने लग जाएगा A को, तो ये A को रिप्रेजेंट करने लग गया। मतलब इस मेमोरी को अभी कोई एक्सेस नहीं कर रहा है, जिसको आपने एलोकेट कर रखा था यहाँ पे, इसको कोई एक्सेस नहीं कर रहा है, कोई यूज नहीं कर रहा है। तो दिस इज द मिस मैनेजमेंट ऑफ द मेमोरी, जिसको हम लोग कहते हैं मेमोरी लीक इन C++। क्लियर है स्टूडेंट्स? मतलब ये मेमोरी का मिसमैनेजमेंट हो गया। यहाँ पे अभी P जो है ये P वेरिएबल है, पॉइंटर है, ये P अभी 100 इंटीजर को यहाँ पे मैनेज कर रहा होता है। यहाँ तक ठीक है। जैसे आपने ये लाइन लिख दिया P इक्वल टू एड्रेस ऑफ A, अब ये जो A है यहाँ पे जैसे आपने A बनाया तो A यहाँ पे मेमोरी एलोकेट हो गया यहाँ पे A के लिए। A एक वेरिएबल है, उसके लिए मेमोरी एलोकेट हो गया। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे A के लिए मेमोरी एलोकेट हो गया यहाँ, ठीक है, यहाँ पे A के लिए मेमोरी एलोकेट हो गया। अब अभी जो ये पॉइंटर है, ये अभी किसको मैनेज कर रहा है, किसको रेफर कर रहा है, इस 100 इंटीजर को। और आपने गलती से एक लाइन लिख दिया कि P इक्वल टू एड्रेस ऑफ A। अब यहाँ पे इस केस में क्या हुआ, P जो है तुरंत ही इसको ना रिप्रेजेंट करने के अलावा किसको रिप्रेजेंट करने लग गया, इस A को, जो यहाँ पे आपने पहले ही बना रखा है, यहाँ A को रिप्रेजेंट करने लग गया। अब जैसे ये A को रिप्रेजेंट करने लग गया तो दिस इज कॉल्ड मिस मैनेजमेंट ऑफ द मेमोरी। ये मेमोरी मिस मैनेजमेंट कहलाने लगता है। यहाँ पे लिखा हुआ है दिस मेमोरी इज अनएड्रेसेबल, मतलब ये जो 100 इंटीजर के लिए है ये अनएड्रेसेबल हो गया, एंड इट इज रिजर्व्ड अंटिल योर प्रोग्राम इज टर्मिनेट। मतलब ये जो मेमोरी है ये इसको अब कोई रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, और ये कोई रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, और ये मेमोरी जो है वेस्ट जा रहा है, ठीक है, और रिजर्व हो गया, ये रिजर्व हो गया। और ये तब तक रिजर्व रहेगा जब तक आपका प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं हो जाए। तब इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं मिस मैनेजमेंट ऑफ द मेमोरी, दैट इज नॉन एज आपका
मेमोरी लीकेज। तो डायनेमिक मेमोरी लोकेशन में इतना ही था। उसके अलावा ये सारे कुछ एक्सरसाइज है जिसको हम लोग 1 बाय 1 परफॉर्म करेंगे, जिससे हम लोग को पता चलेगा कि किस तरीके से मेमोरी को मैनेज किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज को आप लोग को मिल जाएगा, इसको आप लोग करें और करने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग जो है कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे से। ओके, थैंक यू।